Hello everyone, welcome to BPSC कॉन्सेप्ट वाला। आई एम राहुल एंड दिस इज योर कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़। आई होप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने से पहले वो लोग टेलीग्राम हमारा जो चैनल है BPSC कॉन्सेप्ट वाला है ना, वहाँ पे जाके इसका जो क्वेश्चन जो हम अभी करवाएंगे उसका PDF डाल दिया जाता है वीडियो अपलोड होने से हाफ एन आवर पहले। मतलब कि 7 बजे वीडियो अपलोड होता है, 6:30 पे आपको PDF मिल जाता होगा। वहाँ पे इसलिए डाला जाता है जाके आप उसको अटेम्प्ट करें, उसको लगाएं, ताकि आपको पता चले कि 10-11 जो भी सवाल आप लगा रहे हैं उसमें से कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। आप क्या करेंगे, सही गलत जो भी हो रहा है उसको आप कमेंट करके बताएंगे, है ना, कि आपका 5 सही हुआ, 6 सही हुआ, 7 सही हुआ या 2 सही हुआ, है ना। और जो लोग ये शर्मा रहे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको डर होता है अपनी महिला मित्र से या कुछ अपने घर वालों से कि इतना कम नंबर कैसे आया है, तो वो क्या करेंगे, यूट्यूब पे अपना नाम जो है वो बदल लेंगे, है ना, और कमेंट करेंगे, ताकि आप डरे नहीं, आपको किसी को पता नहीं चले उनका आइडेंटिटी छुपा रहे, है ना। और उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है और बाकी सबका कितना नंबर आ रहा है ना। कुछ ऐसा लोग होंगे जो बोलेंगे कमेंट करने का क्या जरूरत है, बाकी सबका देख लेंगे, खुद को कंपेयर कर लेंगे। लेकिन कंपेयर करेंगे ठीक बात है, लेकिन कमेंट करने से ये ज़रूर पता चलेगा कि आप ही के जैसे सब सोचे तो कोई कमेंट ही नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो कमेंट करिए। बाकी जिनका भी 2 लेक्चर अभी आया है, जिनका भी 5 नंबर से ज़्यादा आ रहा है ना, 5 मार्क्स से जो ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, इसका मतलब उनका तैयारी ठीक ठाक है। वो जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, वो उसी को कैरी ऑन करेंगे। लेकिन जिनका भी 5 से कम आ रहा है ना, लेस देन 5, दोज हु आर गेटिंग लेस देन 5, उनको अपना पढ़ाई पे थोड़ा सा देखने का ज़रूरत है कि उनका जो तरीका है वो सही है या नहीं, है ना। उनका सबसे पहले तो वो देखेंगे कि उनका सिलेबस कवर हुआ है या नहीं, है ना। अगर कहीं छूट गया है तो उसको क्लियर कर लेंगे। दूसरा, वो जो उनका जो रिवीजन टेक्निक है ना, जनरली जो गलती होता है वो ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन, तो उनका जो रिवीजन है वो कहाँ पे छूट रहा है उस पर ध्यान देंगे। अगर रिवीजन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली नंबर अच्छे आएंगे। तो ये सब चीज़ है वो करेंगे। और अब हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द नेम, है ना, फॉर द बाउंड्री। बाउंड्री की बात की जा रही है, मतलब क्या है, कोई सीमा तैयार किया गया है, मतलब कोई दो चीज़ है उसके बीच दो चीज़ मिल रहा है ना। बाउंड्री वहीं पे होता है ना, या तो दो लैंड मिलता है तो वहाँ पे लैंड बाउंड्री बनता है, दो हवा मिलता है तो वहाँ पे एयर बाउंड्री बनता है। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि 2 डिफरेंट एयर मासेस, नॉट ओनली एयर मासेस, मतलब कि दो विभिन्न वायु द्रव्यमाणों या वायु राशियों के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एंटीसाइक्लोन, प्रति चक्रवात, जेट स्ट्रीम, या इन्वर्जन जिसको हिंदी में व्युत्क्रमण बोलते हैं, या फ्रंट जिसको बाताग्र कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रंट। तो ये क्वेश्चन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एयर मास क्या कहते हैं। व्हाट इज एयर मास। एयर मास क्या होता है कि लार्ज बॉडी ऑफ एयर, है ना, जो एक हवा तो है, नाम में ही छुपा हुआ है एयर। एयर का मतलब हवा, और मास मतलब वो बहुत प्रचंड तरीके से है, बहुत सारा हवा जो होता है उसको एयर मास कहते हैं। और एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे है। अगर इस जहाँ पे कोई ऐसा लैंड है वहीं पे वो हवा रुका हुआ रह गया, बहुत सारा हवा, तो वो क्या हो जाएगा, एयर मास हो जाएगा। और वो क्या करता है कि लैंड का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना उसी को वो पकड़ लेता है। अगर जैसे जो लैंड है अगर वो गर्म है, मतलब तो वो जो एयर है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर वहाँ का लैंड है वो ठंडा है तो वहाँ का जो एयर मास है वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर वहाँ मॉइस्ट है तो वो भी क्या हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो अगर आप लद्दाख जाते हैं, ठीक है, तो लद्दाख में क्या होता है, लैंड जो है वो क्या है, ठंडा है, बर्फ जमा होता है, तो उसके ऊपर जो हवा होगा, जो लैंड मास एयर मास होगा वो भी क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तान का या राजस्थान में आके गर्मी में, तो वहाँ पे क्या होगा, जो एयर मास होगा वो भी गर्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो एयर मास को मिलाया जा रहा है। मान लिया जाए ये एक एयर मास है जो क्या है, हॉट है, और एक जो ये एयर मास है वो है कोल्ड है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री बनेगा ना, ये जो बाउंड्री बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। समझ गए आप, आपको फ्रंट और डिटेल में हम बताएंगे। एंटीसाइक्लोन किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। जेट स्ट्रीम किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। इन्वर्जन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आप सब किस में पढ़े होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। आपको हम फ्रंट थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। देखिए ये जो फ्रंट बन रहा है ना, ये जो ब्लू वाला वो फ्रंट बन रहा है। फ्रंट समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि व्हाट इज हॉट एयर एंड व्हाट इज कोल्ड एयर। आपको पता है जब जो गर्म हवा होती है, जो हॉट एयर होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। और जो कोल्ड हवा होता है, जो ठंडी हवा होती है ना, हालांकि रेड से हमको ये लिखना चाहिए था, हॉट एयर जो होगा वो गर्म है तो वो क्या आ जाएगा, वो ऊपर उठेगा, ठीक है। और जो कोल्ड होता है
कोल्ड एयर होगा वो क्या होगा, नीचे वो थोड़ा डेंस होता है, वो भारी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा मॉइस्ट होता है, उसमें पानी होता है, तो वो भारी हो जाता है, तो वो नीचे बैठता है, सतह की ओर बैठता है। उसको एक 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 बाउंड्री है जहाँ पे वो बैठ जाएगा, है ना। इसका मतलब इसमें कुछ और है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, है ना। अब इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो बैठ जाएगा, ये भारी होगा, है ना, हेवी इन नेचर। और जो हॉट एयर है वो हल्का होगा। अब ये दोनों जब मिल रहा है तो ये मान लीजिए, ये देखिए, ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, हमारा कोल्ड एयर है। यहाँ पे कोल्ड एयर जमा हुआ है और यहाँ पे जो ये हॉट एयर है। तो जब ये दोनों मिला, है ना, तो ये जब से जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, जहाँ पे ये टकराएगा तो जो हल्का होगा और ये भारी है ना, जैसे, तो ये क्या होगा, ये इधर से आया, ये इस ऊपर की ओर उठ जाएगा, इधर से आएगा ऊपर की ओर उठ जाएगा। जो भी वार्म एयर है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो ये जो ऊपर उठा हुआ है ना, ठंडा हवा के ऊपर में जो ये जो लाल वाला आपको गर्म हवा जो दिख रहा है और ये जो बाउंड्री बन रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट, है ना। फ्रंट भी बहुत तरह का होता है, आपको समझ में आएगा कि जब वार्म एयर, जिस तरीके का हवा जो एक्टिव होगा, अब बोलेंगे फ्रंट कैसे बनेगा, जो अगर ठंडा हवा बहुत एक्टिव है तो जो फ्रंट बनेगा वो बनेगा ठंडी का, मतलब कोल्ड एयर का जो फ्रंट बनेगा, ठीक है। अगर कोल्ड एयर होगा तो कोल्ड एयर मास बनेगा। कोल्ड एयर मास बनेगा तो इस पे बोलेंगे कि इसको जानने से फ़ायदा क्या है। इसको इसलिए जाना जाता है ताकि आपको समझ में आए कि रेनफॉल कैसा होगा। बारिश इसी पे निर्भर करता है कि कैसा बारिश होगा। जब वार्म एयर एक्टिव होगा, ठीक है, जब वार्म एयर एक्टिव हुआ तो वहाँ पे क्या फ्रंट बनेगा, वार्म एयर फ्रंट बनेगा। जो वार्म एयर फ्रंट बनेगा तो उसमें क्या होता है कि जो रेनफॉल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। रेनफॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा दिन तक होता है और उसमें जो क्लाउड बनता है वो निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड बनता है, आप लोग सब पढ़े होंगे। लेकिन जब वो कोल्ड बनेगा, जब कोल्ड एयर मास का जो एक्टिव होता है तो कोल्ड एयर फ्रंट बनेगा, तो उसमें ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा और जो रेन होता है वो बहुत कम दिनों के लिए होता है, ठीक है। आप लोग सब पढ़े होंगे ये क्लाउड, है ना, क्यूमुलोनिम्बस, है ना, ये सब। बाकी देखेंगे साइक्लोन भी इसी से रिलेटेड है। जब फ्रंट ही बनता है तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो एंटी साइक्लोन होता है, देखें कि इसमें जो एयर है वो बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है, एयर जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है। और ऊपर में देखे होंगे कि कोल्ड एयर है और ये जो है वो हॉट एयर है ना, रेड से लिख देते हैं। ये क्या है, हॉट, और ये क्या है, कोल्ड एयर। तो जब वो बाहर की ओर हवा निकलेगा, है ना, ये जो देख रहे हो जब बाहर की ओर, तो वो क्या होता है, एंटी साइक्लोन। और जब अंदर की ओर आता है ना, ये देखेंगे जब नीचे लो प्रेशर होकर अंदर की ओर आएगा वो बनता है साइक्लोन। और साइक्लोन में भी क्या होता है, ये हवा क्या होगा, यहाँ पे इस तरफ बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है, और नीचे जो होगा वो हवा जो है अंदर की ओर आएगी, वो ही होता है एंटी साइक्लोन और साइक्लोन। फ्रंट में ही जब हवा क्या होगा, फ्रंट ऐसे बनते गया, जैसे ये हॉट एयर और ये कोल्ड एयर, फ्रंट बना इस तरीके से, उसके बाद वो क्या होगा, रोटेट होने लग जाता है, ठीक है, उसी को साइक्लोन बोलते हैं। अगला जो है स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होता है। जेट स्ट्रीम किसको बोलेंगे, जेट स्ट्रीम जो होता है वो फास्ट फ्लो, जब हवा ही ना फास्ट फ्लोइंग होता है, जब बहुत तेज बहने लगेगा, कब, नैरो एरिया में, है ना। जब कोई देखते होंगे कि एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये है और यहाँ पे छोटा सा जो जगह होता है जिसको हम कोली वोली बोलते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे ना बहुत तेज हवा आएगा और ठंडी हवा आती है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम। अब ये कहाँ बहता है, ये देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर के बाद क्या है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया है और ये पोलर एरिया है। तो जो जेट स्ट्रीम है वो ये सब एरिया में बहुत तेज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रॉपिकल एरिया होता है, इसलिए दो एयर मास मिल रहा होता है तो वहाँ पे तेज हवा बहने लगता है, उसी को जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो जो पोलर के पास होगा वो पोलर, जो ट्रॉपिक के पास होगा वो सब ट्रॉपिक जेट स्ट्रीम हो जाता है, ठीक है। आपको हम ये बता देते हैं साइक्लोन में थोड़ा सा कि साइक्लोन जब होता है तो नीचे में क्या होगा, साइक्लोन जो नीचे होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है। लो प्रेशर होने का मतलब क्या होगा, वहाँ पे इनस्टेबिलिटी है ना, मतलब बहुत बारिश तेज हवा ये सब होगा। जब इनस्टेबिलिटी है मतलब क्लाउडी स्काई होगा, ठीक है, ये सब कभी कभी पूछ देगा। और एंटी साइक्लोन में सीधे इसका उल्टा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। और हाई प्रेशर कहने का मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी है वहाँ पे, और स्टेबिलिटी होने का मतलब क्या है कि क्लियर स्काई है, ठीक है। सो क्लियर स्काई होगा। तो एंटी साइक्लोन में आपसे पूछे तो एंटी साइक्लोन में आपसे पूछे कि जमीन पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होने का मतलब वो स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी होने का मतलब क्लियर स्काई, कोई बारिश कुछ नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम साइक्लोन पूछ दिया जाए कि साइक्लोन में क्या होता है, तो नीचे लो प्रेशर, इनस्टेबिलिटी और क्लाउडी स्काई होगा। ऑलराइट, अब पूछेंगे आपसे कि साइक्लोन कितने तरह का होता है, तो ये दो तरह का होता है, एक होता है टेम्परेट और एक होता है ट्रॉपिकल।
जो टेम्परेट होता है वो एयर मास कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। आपको बताया ना कि जो एयर फ्रंट बना फिर वो रोटेट करने लगा, तो वो टेम्परेट वाला जो साइक्लोन होता है। आप गर्मी के दिनों में देखते होंगे कि हवा इस तरह आई और वो नाचना इस तरह शुरू कर दी, ठीक है। हम लोग बचपन में सुनते थे, वहाँ के बीच में जाओगे ना तो ऊपर उठा देगा, है ना, तो डर से हम लोग घर से नहीं निकलते थे, घर में डराने के लिए ऐसा कर दिया जाता था। लेकिन ट्रॉपिकल जो है वो क्या होगा, उसको चाहिए ओशियन, उसको चाहिए लो प्रेशर, है ना। तो जो सुनते होंगे कि साइक्लोन आने वाला है उड़ीसा में या आंध्रा में, है ना, या केरला में, तो वो जो भी आता है वो कौन सा होता है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ऑलराइट, इसे ज़्यादा जानने की जरूरत कुछ नहीं है, सब क्लियर होगा। एक चीज़ और है इसमें था लास्ट ऑप्शन, वो क्या था, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब आप जानते होंगे उल्टा हो जाना, हर चीज़ को उल्टा कर देना। जनरली क्या होता है, जब धूप आया, इंसोलेशन आया, तो ये गर्म हुआ। जब पूरा हमारा सराउंडिंग गर्म हुआ तो जो गर्म हवाएं होती हैं उसका नेचर क्या होता है, हल्का होकर वो ऊपर उठेगा। जैसे जैसे वो ऊपर उठते चला जाएगा वो धीरे 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 ठंडा होते जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, है ना। कि टेम्परेचर अगर ऑल्टीट्यूड या हाइट जिसको बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। ये क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन इसी का जब उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए स्मॉग आ गया, स्मॉग आने के कारण क्या हुआ कि यहाँ का जो एरिया है ये गर्म हुआ, है ना, यहाँ का सराउंडिंग हमारा गर्म हुआ, ऊपर गया, लेकिन ये ऊपर जाने ही नहीं दिया, ये नीचे ही रह गया। तो यहाँ वाला जो एरिया है वो क्या होगा, कूलर हो गया, ठंडा हो गया। उसके ऊपर वाला जो इन्वर्जन हो गया, जो वार्म वहाँ पे जो गर्म हवा था वो वहीं अटक गया, ऊपर वाला फिर कोल्ड हो गया। तो बीच में देखिए दो कोल्ड के बीच में एक वार्म जो अटक गया वो क्या हो गया, इन्वर्जन लेयर हो गया, ठीक है। तो यही होता है इन्वर्जन, कि जहाँ पे ठंडा होना चाहिए था वो गर्म हो जाएगा। ये वैली वगैरह में भी देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे मिले नॉट, उसको इस तरीके से बॉक्स बना दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि करेक्टली पूछा है या नॉट करेक्टली पूछा है। नॉट करेक्टली मैच्ड, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर आपसे समझना चाह रहा है कि आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पता है या नहीं, आपको नॉलेज है या नहीं। द रीज़न कि वो भी हमारा क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, है ना। 7 सिस्टर्स आपको पता होगा, उसका एक भाई भी है सिक्किम, है ना। तो उसका जो निकनेम पूछा गया है कि ज्वेल ऑफ इंडिया, है ना, ज्वेल मतलब क्या होता है, हार, लैंड ऑफ जेम्स, हिल तिपेरा, हिमालयन पैराडाइज। तो कौन सा इसमें गलत मिला हुआ है, तो मणिपुर को कहते हैं ज्वेल ऑफ इंडिया, हाँ जी कहते हैं। नागालैंड को कहते हैं लैंड्स ऑफ जेम्स, नहीं। लैंड ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, नागालैंड को हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, है ना, या लैंड ऑफ वॉरियर्स। जो नागा लड़ाका सब होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए लैंड्स ऑफ वॉरियर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। सिक्किम को कहते हैं हिमालयन पैराडाइज, यस। त्रिपुरा को कहते हैं हिल तिपेरा, तिपेरा के ही नाम पे इसका नाम रखा गया है, क्या, त्रिपुरा, ठीक है। इसको त्रिपुरा को हम लोग और क्या कहते हैं, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग कि हमारा जो ये भारत देश है उसमें यहाँ से आप देखेंगे कि ये स्टेट को हम लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। खासकर इनको, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कि अगर दिल्ली उल्ली में देखें तो इनको चिंकी के नाम से बुलाया जाता है ना। तो ये सब नहीं बुलाइए, गलत बात है, हमारे ही वो पार्ट हैं। या इनको बोल देगा भाई तुम चाइनीज हो क्या, भाई तुम नेपाली हो क्या, भाई तुम भूटानी हो क्या, ठीक है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, उनको हर्ट होता है। तो ये देखेंगे कि यहाँ जो 7 सिस्टर्स जो हमारा कॉन्सेप्ट है, 7 सिस्टर्स किसको किसको कहते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, ये भाई कहा जाता है। 7 सिस्टर्स में क्या होता है, अरुणाचल, नागालैंड, इम्फाल, मिजोरम, है ना, त्रिपुरा, मेघालय एंड आसाम। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सिस्टर्स इसलिए कहते हैं कि ये चारों मिली हुई हैं। तो अरुणाचल का कैपिटल कहाँ है, ईटानगर, कभी कभी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। आसाम का कहाँ, दिसपुर, है ना। कोहिमा का, ये नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजवाल, त्रिपुरा का अगरतला, ठीक है। अब देखेंगे सिक्किम को कहते हैं भाई, ये जो 7 बहनें हैं उसका भाई कौन है, सिक्किम। सिक्किम का जो कैपिटल है वो है गैंगटॉक, ठीक है, गैंगटॉक। आसाम को हम क्या कहते हैं, अभी तो हम बता दिए कि ये 4 स्टेट का। आसाम को हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ ब्लू हिल्स, या बोलते हैं टी सिटी ऑफ इंडिया। टी सिटी ऑफ इंडिया एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। मेघालय को क्या बोलते हैं, मेघालय का नाम में क्या है, मेघ, मेघ मतलब बादल, लैंड ऑफ क्लाउड्स, लैंड ऑफ क्लाउड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। मिजोरम को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन, क्योंकि यहाँ ब्लू माउंटेन है, लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स, ठीक है। इस तरीके से अरुणाचल को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, या फिर इसको बोलते हैं लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन, है ना।
तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और क्या देखेंगे, बाउंड्री हम लोग देख लेंगे कि सिक्किम को देखेंगे कि सिक्किम जो अकेला ऐसा राज्य है जो सिर्फ और सिर्फ इकलौता हमारे राज्य से कनेक्ट करता है, बाकी तीन तरफ उसका क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री है ना, नेपाल, भूटान, चाइना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करता है, वो किसी भी अपने सिस्टर्स से, जो 7 सिस्टर्स उससे बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। और इसी को हम लोग चिकन नेक बोलते हैं कि अगर यहाँ पे काट दिया जाए तो ये पूरा हमारा कनेक्टिविटी अलग हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जामिनर इसलिए आपसे सवाल पूछता है, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सवाल आता है। जहाँ भी नॉर्थ ईस्ट का कोई सवाल रहे, करंट अफेयर या कोई भी हो, आप जरूर उसको पढ़ लीजिए, वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं अगला सवाल पे कि पूछा कि चूज द इनकरेक्ट, यहाँ भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ वाज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है जगदीप धनखड़ साहब पहले कहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, वेस्ट बंगाल के। उसमें पता चला कि बहुत टसल चला था वेस्ट बंगाल के स्टेट में और वहाँ के गवर्नर में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पूछा जा रहा है जगदीप धनखड़ वाज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, वो 14th है। मिनिमम एज शुड बी सेम एज प्रेसिडेंट। यस, कितना होना चाहिए, 35 ईयर्स, है ना। क्यों बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है या किसी कारण से उनका डेथ हो जाता है तो उसके जगह पे कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, वीपी आएगा। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा अगर सेम क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो फिर तो गलत बात हो जाएगा ना, इसलिए दोनों का एज जो है वो क्या है, 35 ईयर्स है। इलेक्टेड इनडायरेक्टली, सही बात है, बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा नहीं, गलत बात। तो ये क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा, तो हमारा सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये तो सही बात है कि उनको इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है, बट क्या सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, जी नहीं। इनको किनके किनके द्वारा चुना जाता है वो आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। आप कमेंट में बताएंगे कि प्रेसिडेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन वोट देते हैं, क्या वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं या स्टेट के एमएलएज, एमपीज, या कौन कौन होते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। नॉमिनेटेड होते हैं या नहीं वो आप सब बताएंगे। ठीक है, लास्ट जो ऑप्शन है वो वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ जी, वो डिफैक्टो होता है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति हैं इसका मतलब वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे ही होंगे, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं धनखड़ साहब के बारे में कि धनखड़ साहब जो थे वो क्या थे, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, बाद में ये चुने गए। इनका चुनाव के बारे में कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 66 में लिखा जाता है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और जो इनका चुनाव होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्टली होगा। ऑलराइट, आपको बताना क्या है, अभी आपसे सवाल पूछे थे कि इनके इलेक्शन में, है ना, वोट कौन कौन करेगा, है ना। राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, राज्यसभा में जो भी नॉमिनेटेड होते हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल पे हम चलते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो देखिए आपको बैक्टीरिया से है, मतलब बायो से सवाल है कि बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनियो लुवेनहॉक। सही बात कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, लुवेनहॉक ने किया था। मलेरिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज कॉज ड्यू टू फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, है ना। तो जो मलेरिया है वो बैक्टीरियल डिजीज है जी। ये क्या है, ये प्रोटोजोन डिजीज है ना, प्रोटोजोन डिजीज है ये बात सही है कि इसका जो वेक्टर है वो क्या होती है, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। ये क्या है, ये वेक्टर है, बट इज दिस ए बैक्टीरियल डिजीज, नो, इट्स ए प्रोटोजोन डिजीज। और इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है, जीनस प्लाज्मोडियम, जीनस प्लाज्मोडियम। तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें पूछा क्या है कि एबव स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो सही है, ये गलत हो गया। तीसरा क्या है, बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, हाँ होता है। ये क्या है, ये यूनिसेलुलर मतलब एक ही, इसके बॉडी में एक ही सेल होता है, एक ही तरह का सेल होता है और उसी से बना होता है। हमारे जैसा नहीं कि बहुत सारे तरह के अलग अलग सेल हैं, तो ये भी सही है, मतलब 1 और 3 ये सही हो जाएगा। तो जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है, नहीं, ये क्या है, प्रोटोजोन डिजीज है। बैक्टीरिया का एक कोशिकीय जीव है, सही बात है। तो इसमें 1, 2 तो गलत हो जाएगा, 2, 3 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एलिमिनेट कर लेंगे कि जहाँ 2 गलत हुआ, ये गया ये गया ये गया, खुद से ऑप्शन निकल गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में देख लेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाला डिजीजेज कौन से हैं, है ना। आप सुने होंगे जो सबसे फेमस डिजीज़ है वो है टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, उसके बाद आप सुने होंगे पहले दादा दादी से कि कॉलरा फैल जाता था तो गांव का आदमी मर जाता था, है ना। आप डिप्थेरिया सुने होंगे, है ना, प्लेग सुने होंगे। दीज ऑल आर बैक्टीरियल डिजीज।
आपको क्या पता है एक डीपीटी होता है, आपको बताना है डीपीटी में कौन कौन सा रोग होता है और इसका टीका क्या लगता है, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है नेचर में बैक्टीरिया। अगला सवाल पे हम आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, रुधिर से है, रक्त से है। रक्त के बारे में क्या बोला गया है, इसका मतलब ये भी क्या है, बायो का सवाल है कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो सही बात है। टिश्यू क्या होता है, सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू, है ना। और टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म, है ना। हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे बना, सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो सेल। जब बहुत सारा सेल मिला डिवीजन होके तो वो क्या बन गया, टिश्यू। बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम बनके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा खून है, रक्त जो है वो एक संयोजी उत्तक है ना, कनेक्टिव टिश्यू है। तो जब हम आपको पढ़े होंगे जब ब्लड, तो सबसे पहला ब्लड में जो पढ़ा जाता है वो क्या, सबसे पहला चीज जो पढ़ा जाता है कि ब्लड जो है वो किस तरीके का टिश्यू होता है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट्स अ मेड ऑफ ए लॉट ऑफ सेल्स, है ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये कंटेन क्या करता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ओनली आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, नो, इट ऑल्सो कंटेन्स प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, है ना। तो ये तो गलत हो गया। इन कंपेरिजन टू मेन, फीमेल हैव मोर ब्लड, है ना। अगर हम पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक रक्त उपस्थित होता है, ये बात सही है। वो अलग बात है कि महिलाएं जो हैं वो खून पीती हैं पुरुषों का, लेकिन उनमें खून होता नहीं है। वो क्या होता है, वो इतने गुस्से में होती हैं कि वो खून भी जल जाता है। ठीक है, तो मेन के पास अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो उनके पास 5.5 लीटर्स बॉडी में खून होता है, लेकिन अगर महिलाओं को देखा जाए तो 4.5 लीटर्स है। जो मैंने बोला दैट वाज अ जोक, दैट्स जोक सपोर्ट। क्यों होता है, क्योंकि इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। ठीक है, दैट्स वाई इनके बॉडी में ऐसे भी ये एनेमिक होती हैं, है ना। एनीमिक कहने का मतलब इनके बॉडी में आरबीसी की बहुत कमी होती है। द रीज़न, बहुत सारे रीज़न होते हैं एंड द मेन रीज़न इज कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसलिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन पे देखेंगे कि 1 and 3 ओनली करेक्ट पूछ रहा है, तो 1 and 3, 1 और 3 गलत, 2 and 3 गलत, 1 ओनली सही, 2 ओनली गलत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बस ये कि ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में देख लेंगे कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड जो होता है वो किस में प्रवाहित होता है, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल में क्या क्या होता है, आप पढ़े होंगे आर्टरी, है ना, वीन्स, कैपिलरीज, ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो ब्लड में ब्लड आया, उसमें क्या क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो कलर देख रहे होंगे वो क्या होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है। कभी एग्जाम में पूछ लेगा, स्ट्रॉ कलर्ड होता है। और ये कितना होता है, प्लाज्मा अगर बात करेंगे तो खून में 50% ज़्यादा, मतलब 55% जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा होता है। और ये 55% प्लाज्मा में भी क्या होता है, 90 से 92% देखेंगे तो पानी होता है, वाटर होता है। ठीक है, और जो बचा 6 to 8% उसमें होता है प्रोटीन। और वो प्रोटीन किसके लिए काम आता है, आप नाम सुनेंगे, फाइब्रोनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, वो सब, है ना। जो फाइब्रोनोजेन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। और वो किस में पाया जाता है ना, वो क्या है, एक प्रोटीन है। और वो किस में पाया गया, प्लाज्मा में, तो इसलिए ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो लाइफ होता है देखेंगे, ये 10 दिनों का ही होता है ना। 10 दिन में ये फिर से डेथ होगा, फिर से ये पैदा लेगा, बनेगा फिर से नया। और इसको टेक्निकल नेम में क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इसके बाद अब बचा लास्ट में रेड ब्लड सेल्स। ये देखिए, इसका जो शेप देखिए, ये शेप जो है वो प्लेट जैसा है। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम टेक्निकल नेम में, इरिथ्रोसाइट्स। बायोलॉजिकल नेम इसका जो है इरिथ्रोसाइट्स है। ठीक है, आप जब अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते होंगे, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें देखते होंगे लिखा रहता होगा इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी वो लोग नहीं लिखेगा, डॉक्टर लोग बहुत मतलब खचड़ा होता है, लोग जानबूझ के टेढ़ा वर्ड यूज करें ताकि आपको जो लोकल आदमी है, जो जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं, उसको पता ही नहीं चले कि क्या क्या लिखा हुआ है ना। वहाँ लिखा रहेगा ल्यूकोसाइट्स, है ना, प्लाज्मा, इरिथ्रोसाइट्स, है ना, प्लेटलेट्स। तो आपको समझ ही नहीं कि व्हाट इज इरिथ्रोसाइट्स। तो अब जब पढ़े होंगे तब समझे, अच्छा ये तो आरबीसी तुम बता रहे हो। तो इसका जो लाइफ होता है वो 90 से 120 दिन होता है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है, द रीजन इज हीमोग्लोबिन। और डब्ल्यूबीसी, उसको वाइट ब्लड सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। और इसका जो लाइफ होता है वो 13 से 20 दिनों का होता है। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखेंगे हम अगला सवाल। अगला जो सवाल है कि फूड, है ना, इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय विच टिश्यू।
पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? अभी पहले भी हम पढ़े थे एक टिश्यू के बारे में, है ना। अभी फिर से ये प्लांट टिश्यू के बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा टिश्यू के द्वारा किया जाता है? आपको बताए थे कि बहुत सारा सेल मिलके बनेगा टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलके बनेगा क्या? ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो कौन सा ऐसा टिश्यू है पौधों में पाया जाता है जिसके कारण भोजन का परिवहन होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, एपिडर्मिस। तो वो जो है भोजन के लिए जो होता है वो फ्लोएम होता है। हम जब भी बताते हैं हमको जो याद करने का तरीका है वो क्या होता है? जो जाइलम है वो क्या होता है? जालिम होता है। जालिम का मतलब खचड़ा, है ना। खचड़ा का मतलब घर में एक ऐसा बच्चा होता होगा जिसको आप एक बार पानी बोलिएगा ना, बाबू एक गिलास पानी पिला दो, तो बोलेगा बस एक बार देंगे, दूसरा गिलास मांगेगा तो हम नहीं देंगे, ठीक है। तो जाइलम जो है वो यही है, वो खचड़ा बच्चा कि जो प्लांट होता है उसमें बोलता है कि हम एक बार पानी मिनरल लेके ऊपर चढ़ गए, उसके बाद हम नीचे नहीं आएंगे। इसका काम है कि हम एक तरफ का काम करेंगे बस। लेकिन जो फ्लोएम टिश्यू है वो क्या होता है? वो ऊपर भी बेचारा जाएगा और ऊपर से नीचे भी आता है ना। तो फ्लोएम का काम है। अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू जो है वो दो तरह का होता है। प्लांट टिश्यू जो है वो दो तरह का होता है। पहला परमानेंट टिश्यू और दूसरा मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्मेटिक में भी तीन तरह का होता है। एक पढ़े होंगे एपिकल, है ना, एक होता है इंटरसैलरी और तीसरा होता है लैटरल, ठीक है। अब परमानेंट जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसी का पार्ट है क्या? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपसे पूछा जाए कि जाइलम एंड फ्लोएम इज अ विच काइंड ऑफ टिश्यू, सो इट्स ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऑलराइट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दैट आर, आप नाम सुने होंगे पेरेनकाइमा, है ना, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तीनों जो होता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या होता है? ये होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। और आपसे पूछे कि मेरिस्मेटिक कौन सा होता है, तो एपिकल, जो प्लांट का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है दैट इज एपिकल, है ना। इंटर कैलरी, तो आप समझ में आ रहा हो कि इंटर मतलब ये दोनों के बीच में ये वाला जो यहाँ पे जो टिश्यू पाया जाएगा स्टेम में वो होता है इंटर कैलरी, और लैटरल का मतलब जो नीचे वाला जो मोटाई जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लैटरल। तो आप बस ये ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछा जाए कि जाइलम और फ्लोएम, अभी तो पूछा गया कि पानी का या फिर भोजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो फ्लोएम करता है। पानी पूछ दिया जाए कौन करता है? जाइलम करता है। लेकिन पूछ दिया जाइलम और फ्लोएम किस तरीके का टिश्यू है, सो दैट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऑलराइट। अगला सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल जो हमारा 7वां सवाल है, 6 सवाल अभी तक हम लोग कर लिए हैं। पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, पेन बदल ले रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज के रिगार्डिंग सही कथन चुनिए। पहला, यह एक उत्क्रमणीय मतलब पुनःवर्ती प्रक्रिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। केमिकल चेंज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ में केमिकल चेंज हुआ, या आप पढ़े होंगे चेंजेस दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल आप पढ़े होंगे, पहले हम ऑप्शन पढ़ देते फिर आपको समझा देंगे। इसमें पूछा कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक प्लेस, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो इसमें सही जवाब कौन है? पहला देखते हैं कि क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कि जैसे केमिकल चेंज की अगर हम बात करेंगे तो दूध से दही जम जाना, है ना, मिल्क से कर्ड हो जाना, दही जम जाना, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो क्या वो रिवर्सिबल प्रोसेस है कि दही से फिर हम दूध बना लेंगे? नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। जब भी इस तरीके का सवाल आए ना तो आप मन में एक एग्जाम्पल रखिएगा, ठीक है, और उससे आप देखिएगा कि वो हो रहा है तो वो सही होगा, नहीं तो वो जो सवाल है वो आप आसानी से कर लीजिएगा, केमिकल और फिजिकल चेंज वाला। इसमें बोल रहा है कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, तो क्या दूध का जो टेस्ट होता है दही का भी वही टेस्ट होता है? नहीं, इसका मतलब केमिकल चेंज भी क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज भी हो रहा है। हाँ, मिल्क क्या होता है? मिल्क जो होता है हल्का पतला होता है, लेकिन जो कर्ड होता है वो क्या होता है? थिक होता है, गाढ़ा होता है। फॉर्मेशन ऑफ मतलब ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, गलत, ठीक है। तीसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस। हाँ, दूध था उसमें केमिकल चेंज होकर वो क्या बन गया? दही बन गया, तो वो क्या होगा? नया सब्सटेंस बन गया, है ना। ये जो पहला सब्सटेंस हमारा मिल्क था, दूध था, वो बन गया दही, तो ये सही हुआ। अगला कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस है, मान लीजिए ये आइस क्यूब है, ठीक है, और ये पिघलना शुरू हुआ, है ना, तो ये भी किस चीज़ का बना हुआ है? वाटर का ही एक फॉर्म है, और ये जो इसमें बना तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये क्या है? फिजिकल चेंज है।
हम पानी को फिर से फ्रिज में रख देंगे, वो क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो ये भी गलत है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम देख लेंगे थोड़ा सा केमिकल और फिजिकल चेंज। केमिकल की चेंज में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, है ना, जैसे कंबशन, है ना, आप पेट्रोल लाएं या केरोसिन लाएं, उसमें माचिस लगाएं, वो जल गया। अब जो जल गया है उसको कहीं संभाल के रख के आप फिर उससे उसको केरोसिन नहीं बना सकते या पेट्रोल नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो जो हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें पेट्रोल कभी ख़त्म नहीं होता कि एक बार फुल टैंक करवा देते, वो जलता, फिर उसको कन्वर्ट करवाते पेट्रोल में। तो ऐसा नहीं होता। केमिकल चेंज में क्या होगा, एक नया रिएक्शन होता है, नया प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं होता है ना। रॉटिंग, किसी चीज़ का सड़ जाना, रस्टिंग, है ना। जैसे कोई एक लोहा का एक पोल है, वो जंग लग गया, तो क्या वो जो रस्टिंग वाला जो पार्ट है तो उसको हम लोहा बोलते हैं, उसको आयरन बोलते हैं? नहीं, दैट इज रस्टिंग, है ना। या फिर जंग लगा हुआ चीज़ को हम लोहा बदल सकते हैं? नहीं, वो क्या हो गया, खराब हो गया। डाइजेशन, हम जो खाना खाएं वो पच गया। अब पचा हुआ खाना को फिर से हम खाना बना सकते हैं? नहीं, ठीक है। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे तो मैटर चेंज फॉर्म्स बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी, जैसे मेल्टिंग, है ना, पानी ही है ना। ये आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब को हम क्या कर दिए, पिघला दिए, बाहर छोड़ दिया, पिघल गया, फिर से उसको फ्रिज में डाल दिया, वो आइस क्यूब बन जाएगा। श्रेडिंग, श्रेडिंग क्या होता है, जैसे कोई कागज़ है उसको पतला पतला काट दिए, लेकिन उसको आप चाहेंगे मशीन में डाल के फिर से कागज़ बना देंगे? हाँ, बना देंगे। बॉइलिंग, बॉइलिंग, पानी को गर्म कर रहे हैं, बॉयल हो रहा है, आगे से ढक देंगे पाइप लगा के, फिर से उसको पानी बना देंगे, बन जाएगा। चॉपिंग, किसी चीज़ को काटे फिर से उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। वो सब क्या है, बस उसका केमिकल आइडेंटिटी वही है, लकड़ी का लकड़ी ही रहेगा। ऐसा नहीं कि लकड़ी लोहा बन जाएगा, लकड़ी पीतल बन जाएगा, है ना, सोना बन जाएगा। वो वाला जो आप सुने होंगे कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से क्या मिलेगा, सोना। तो वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं कि हु इस्टेब्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत बेसिक सवाल, बहुत आसान सवाल। अगर ये सवाल भी आप लोग गलत कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। द रीज़न कि वैसा कोई भी मास्टर या ऐसा कोई भी कोचिंग XYZ कोई भी जो ये सवाल आपको नोट्स में नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है A.O. ह्यूम, है ना। A.O. ह्यूम का फुल फॉर्म क्या था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये क्या थे, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने ही जब वो आपको हम बताते थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस कब बना। कांग्रेस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 28 दिसंबर 1885 में। इसके पहले ये रिटायर कर गए थे A.O. ह्यूम साहब। जब रिटायर किए तो उनको इंडियन का दुर्दशा देख के उनको वो इंडियन साइड थोड़ा सा हो गया, और वो बोले कि एक पार्टी बनाते हैं जहाँ आप बात रख सके, है ना, जो ब्रिटिशर्स हैं वो अब बात पहुँचा सके, उसी के लिए रखे थे। अगर हम बात करेंगे तो इसका पहला सेशन जो है वो कब हुआ था, 1885 में बॉम्बे में। W.C. बनर्जी उसके अध्यक्षता किए थे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तो मोतीलाल नेहरू और C.R. दास मिलकर क्या बनाए थे, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, और कब बनाए थे, ये बनाए थे 1 जनवरी 1923 को। कहाँ बनाए थे, गया में बनाए थे। लोग लड़ गए थे, याद है ना। C.R. दास जेल चले जाते हैं और वहीं से ये पार्टी बनाते हैं, और मोतीलाल नेहरू इसके क्या बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे जॉर्ज यूल कौन है, तो दिस पर्सन इज जॉर्ज यूल। ये क्या है, 4th सेशन के जो सेक्रेटरी होते हैं वो यही होते हैं। कहाँ होता है, 4th कांग्रेस का जो सेशन होता है, 4th कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, जॉर्ज यूल साहब ही करते हैं। और वो कहाँ करते हैं, वो करते हैं इलाहाबाद में। तो अब जब 4th की बात आई तो 1, 2, 3 भी हमको पता चले। पहला तो अभी आपको बता दिए कि पहला कहाँ, बॉम्बे में बना ही था 1885 में, तो 1885 में ही बना, और उसकी अध्यक्षता कौन किए, W.C. बनर्जी। दूसरा कहाँ होगा, आपको पता होगा कि 3 मेजर फेमस हमारा जो सेंटर हुआ करता था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो बॉम्बे के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता में हुआ कब, 1889 में, और दादा भाई नौरोजी उसको अध्यक्षता करते हैं। तीसरा कहाँ जाएंगे, मद्रास। मद्रास में कौन करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, और ये पहले मुस्लिम होते हैं जो कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज यूल यही थे, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं A.O. ह्यूम। ही वॉज अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर दैट फॉर उस समय के। ऑलराइट, अगला सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस, है ना। हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है, या लाफिंग गैस किसे कहते हैं। ये तो आप आसानी से एलिमिनेट कर देते होंगे कि CO नहीं है, SO2 नहीं है। आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, N2O और NO2 में, है ना। चलिए, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले हम देख लेते हैं SO2 क्या होता है। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये एक कलरलेस गैस है, और ये बहुत गंदा महकेगा, पंजेंट। पता है कब महकता होगा, आप सब स्मेल भी किए होंगे और पता भी होगा।
जो माचिस का तीली होता है, तो इसका जो गांठ होता है ना, जब आप माचिस मारेंगे ना, रगड़ेंगे, तो वो जो हल्का सा खराब सा स्मेल आता है ना, वो सल्फर का ही होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, SO2 का, है ना। मोनोऑक्साइड कब मिला होगा? जब गाँव में या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ठंडा के दिन में कि गाँव में बोरसी लगा के सोए थे और सोए ही रह गए, दोनों उठे ही नहीं, भूत धर लिया था। भूत नहीं धरता, वो क्या होता है कि ऑक्सीजन रिएक्शन किया, CO2 बनाया, CO2 भी जलने लगा, तो वो क्या बनाता? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन से बनता मिलता है, तो वो 200 गुना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हमारे वो जो हमारा जो सिस्टम है उसको तुरंत कोलैप्स कर देता है और उनका सडन डेथ हो जाता है। तो जो लोग भी कमरे में सोए रहेंगे, सब के सब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सवाल है N2O और NO2 पे है कि व्हाट इज़ N2O। तो N2O जो है हम आपको यहाँ बताते हैं। N2O जो होता है उसी को बोलते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी को बोलते हैं हम लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का मतलब आप लोग को लग रहा हो कि जैसे ही नाक में गाएगा हा 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 करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसका बहुत ही स्वीट टेस्ट होता है ना, स्वीट टेस्ट होता है। और जो ये लाफिंग गैस होता है वो जैसे किसी को कोई पेन है या दर्द है तो उसको थोड़ा नॉर्मल करने के लिए दिया जाता है, इसलिए इसको लाफिंग गैस बोला जाता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है N2O, वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो होता है ये कलरलेस गैस होता है ना, और ये जलने वाला भी नहीं होता है, ये इनफ्लेमेबल नहीं होता है। लेकिन ये जो N2O है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, आप देखेंगे इसका यूज, तो इसको फर्टिलाइजर में हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में या बम बनाने में। ये बहुत पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, और आप बोलेंगे कि कहाँ ये होता है, तो जब गैस स्टोव होता है ना हमारा घर में, वो जब जलता है तो N2O भी निकलता है। ऊपर से जब आप ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुनते होंगे तो NOx, SOx, तो ये सब है ना, NO2, N2 सॉरी N यहाँ भी N2O ही लिख दिए हैं, NO2 है ना। तो NO2, SO2 ये सब क्या है, हमारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी आता है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब ये सवाल बताने का ज़रूरत है, तो बहुत लोग जो कन्फ्यूजन में होंगे 7 और 6 में। पहले 7 था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो अब क्या है, हमारा 6 राइट्स है। अगर ये सब सवाल गलत कर रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है, बहुत गड़बड़ चीज़ है ना। कौन कौन सा राइट्स है हमारा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, आपको अपने धर्म की आज़ादी है, राइट टू कल्चर, आपको अपना कल्चर और एजुकेशन की भी आज़ादी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल की, तो राइट टू एजुकेशन जो है वो 14 से 18 में लिखा हुआ है। राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 से 22 में लिखा हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी जो है वो 25 से 28 में लिखा हुआ है। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन जो है 29 और 30 में लिखा हुआ है। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ जो है वो आर्टिकल 32 है। इसी को बोला गया था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, इसको हम फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं, वाई वी से इट्स अ फंडामेंटल राइट, द रीजन इज इट इज़ गारंटीड टू ऑल सिटीजन। गारंटीड है ये, है ना, गारंटीड टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन को ही सारा दिया गया है, कुछ कुछ ऐसे हैं जो फॉरेनर को नहीं है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से इसमें ऐसा राइट है जो फॉरेनर को नहीं दिया गया, सिर्फ इंडियन को दिया गया है। और गारंटीड कहने का मतलब वो क्या है, जस्टिसिएबल है। आप कोर्ट जा सकते हैं, सीधा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट को लेके। अगला सवाल और आज का सबसे अंतिम सवाल क्या है कि सिमरी लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सिमरी को कभी कभी सिमरी बख्तियारपुर भी बोलते हैं, सिमरी बख्तियारपुर, ये हमारा पटना वाला बख्तियारपुर नहीं है। ये कहाँ है, दिस इज इन सहरसा डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बिहार के मैप देखेंगे तो सहरसा कहाँ पड़ेगा, दिस प्लेस इज सहरसा। पटना से बेगूसराय के बाद सहरसा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और जो बिहार में लेक हैं। कौन कौन सा लेक है, अगर हम देखेंगे यहाँ कटिहार में सबसे फेमस लेक गोगाबिल, है ना। उसका जब हम राजगीर में आ जाएंगे तो घोड़ा कटोरा, नीतीश जी अक्सर जाते जाते हमारे CM साहब, घोड़ा कटोरा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गया में मुचलिंदा, आप सुने होंगे, है ना। कैमूर में आप सुने होंगे अनुपम लेक है ना। ये सब एकदम ध्यान रटा होना चाहिए, आपसे वो नींद में जगाए पता होना चाहिए। दरभंगा में बात करेंगे, दरभंगा में 2 लेक है, कुशेश्वर स्थान और खड़गपुर और कुशेश्वर स्थान, ठीक है।
अगर हम बात करेंगे बेगूसराय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ऑक्स बो लेक है और इसका नाम क्या है, कांवर लेक। आपको क्या बताना है, कांवर लेक को हम आर्द्र भूमि में डाला गया है, ये कितने नंबर का आर्द्र भूमि है ना, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। एक सहरसा में और है, उसको क्या बोलते हैं, मत्स्यगंधा लेक, और वो क्या है, मैनमेड लेक है, ठीक है। घोड़ा कुटर आपको बता ही दिए। अगर आपको लगता है कोई और लेक है कहीं तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो दिस वॉज द कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर टुडे। आप लोग अपना मार्क्स जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कहीं कोई दिक्कत होता है हमारा जो नंबर है 9341212632, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब रिवीजन करिए, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।